Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो पर्दे के पीछे चलता है पर हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल रिसर्च की, मतलब वो प्रक्रिया जिससे नई दवाएं, नए इलाज हम तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस पे कुछ अकादमिक जानकारी और एक्सपर्ट्स की राय भी है, खासकर भारत के संदर्भ में। तो आज हमारा मकसद है कि इन स्रोतों को खंगालें और समझें कि भाई ये क्लिनिकल रिसर्च आखिर है क्या चीज, क्यों इतनी जरूरी है और ये सब होता कैसे है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे जरा खोलते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल रिसर्च होता क्या है, एकदम सरल शब्दों में। देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो क्लिनिकल रिसर्च वो स्टडी या शोध है जो इंसानों पर किया जाता है। इसका सीधा सा मकसद होता है मेडिकल ज्ञान को आगे बढ़ाना। अब वो चाहे किसी बीमारी को बेहतर समझने के लिए हो या फिर उसके निदान, इलाज, रोकथाम या जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए हो। अच्छा। हमारे जो स्रोत हैं वो इसे इंसानों पर दवाओं, बायोलॉजिक्स या उपकरणों का अध्ययन भी कहते हैं ताकि उनके असर और सुरक्षा को जांचा जा सके। यानी इंसानों पर होने वाला मेडिकल रिसर्च। हाँ, बिल्कुल। और इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। दो प्रकार कौन कौन से? एक है क्लिनिकल ट्रायल। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर्स एक तय प्लान के हिसाब से लोगों को कोई खास मेडिकल चीज देते हैं, जैसे कोई नई दवा हो गई या कोई टीका या इलाज का कोई नया तरीका। अच्छा। और फिर वो देखते हैं कि उसका असर क्या हो रहा है। इसे इंटरवेंशनल ट्रायल भी कहते हैं क्योंकि इसमें रिसर्चर मतलब इंटरवीन कर रहे हैं, दखल दे रहे हैं। इंटरवीन कर रहे हैं, समझ गया। और दूसरा वाला? दूसरा है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। इसमें रिसर्चर्स कोई दखल नहीं देते, मतलब वो कोई नई दवा या इलाज नहीं देते हैं। वो बस लोगों के समूह को देखते हैं, उनकी सेहत पे नजर रखते हैं और जो नॉर्मल इलाज चल रहा है उसी के नतीजों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, सिर्फ देखते हैं? हाँ, जैसे ये देखना कि किसी खास इलाके में कोई बीमारी क्यों ज्यादा फैल रही है या किसी आदत का सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। समझ गया। एक में एक्टिव इंटरवेंशन है, दूसरे में सिर्फ ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल। इस फील्ड में यकीनन कुछ खास शब्द भी होंगे जो बार बार सुनने को मिलते होंगे, उन्हें समझना भी जरूरी होगा। हाँ, बिल्कुल। कुछ शब्द हैं जो बार बार आते हैं और उन्हें समझना जरूरी है ताकि पूरी प्रक्रिया साफ हो सके। जैसे एक शब्द है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल? हाँ, प्रोटोकॉल। ये किसी भी क्लिनिकल स्टडी का समझ लीजिए ब्लूप्रिंट होता है या रोड मैप। इसमें सब कुछ पहले से लिखा होता है, स्टडी क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, कितने लोग होंगे, कौन से टेस्ट्स होंगे, जो नतीजे आएंगे उनका एनालिसिस कैसे होगा, सब कुछ। ओके, मतलब पूरी डिटेल्ड प्लानिंग। एग्जैक्टली। और आपने पहले इंटरवेंशन का जिक्र किया था क्लिनिकल ट्रायल में। हाँ। तो इंटरवेंशन वही चीज है जिसका असर हम देख रहे हैं। ये कोई नई दवा हो सकती है, कोई मेडिकल डिवाइस, कोई सर्जरी का नया तरीका या कभी-कभी खानपान या लाइफस्टाइल में बदलाव का सुझाव भी। अच्छा, एक और शब्द जो बहुत सुना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये क्या होता है और ये इतना जरूरी क्यों है? ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी सोच समझ कर दी गई सहमति। ये सिर्फ एक कागज पर साइन करना नहीं है। नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है। प्रक्रिया? हाँ, इसमें जो व्यक्ति ट्रायल में हिस्सा लेने वाला है उसे स्टडी के बारे में सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बताया जाता है। स्टडी का मकसद क्या है, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या फायदे हो सकते हैं और क्या जोखिम या परेशानियां आ सकती हैं। जब उसे सारी जानकारी मिल जाती है तब वो अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के फैसला लेता है कि उसे हिस्सा लेना है या नहीं, और फिर वो सहमति देता है। यानी पूरी पारदर्शिता। बिल्कुल। ये प्रतिभागी की सुरक्षा और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे जरूरी कदम है। ये तो वाकई में बहुत जरूरी है। और सुरक्षा की बात चल रही है तो एडवर्स इवेंट जैसा भी कुछ होता है, ये क्या है? हाँ, सुरक्षा पर नजर रखना तो सबसे जरूरी काम है। इसीलिए एडवर्स इवेंट यानी प्रतिकूल घटना पर बहुत ध्यान दिया जाता है।
ट्रायल के दौरान अगर प्रतिभागी को कोई भी अनचाही मेडिकल समस्या होती है, चाहे वो दवा से जुड़ी हो या ना हो, उसे एई माना जाता है। कोई भी समस्या? कोई भी अनचाही मेडिकल समस्या। और अगर ये घटना बहुत गंभीर हो जाए, जैसे जान का खतरा बन जाए या अस्पताल में भर्ती होना पड़े या कोई परमानेंट विकलांगता हो जाए या दुर्भाग्यवश मौत हो जाए, तो उसे सीरियस एडवर्स इवेंट यानी गंभीर प्रतिकूल घटना कहते हैं। और इनकी रिपोर्टिंग तुरंत रेगुलेटरी अथॉरिटी और एथिक्स कमेटी को करनी पड़ती है। समझ गया। तो ये कुछ जरूरी टर्म्स हो गए। अब आपने इंटरवेंशनल और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की बात की थी, क्या इनके भी और प्रकार या डिजाइन होते हैं? हाँ, मतलब मोटे तौर पर तो यही 2 श्रेणियां हैं, लेकिन इनके अंदर अलग-अलग तरह के डिजाइन्स होते हैं। जैसे? इंटरवेंशनल में आप नई दवा का ट्रायल कर सकते हैं या किसी नए टीके का असर देख सकते हैं, और ऑब्जर्वेशनल में आप जैसे किसी बीमारी के लंबे समय तक चलने वाले पैटर्न को समझना चाहें तो कोहॉर्ट स्टडी कर सकते हैं, या किसी बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए केस कंट्रोल स्टडी। अच्छा, और भी कोई खास तरह के अध्ययन होते हैं? हाँ, कुछ और स्पेसिफिक टाइप के अध्ययन भी हैं जो दवा के डेवलपमेंट में बहुत काम आते हैं, जैसे पीके-पीडी स्टडीज। पीके यानी फार्माकोकाइनेटिक्स। ये देखता है कि हमारा शरीर दवा के साथ क्या करता है। शरीर दवा के साथ? हाँ। मतलब उसे कैसे सोखता है, शरीर में कहाँ-कहाँ पहुंचाता है, उसे कैसे तोड़ता है और फिर बाहर कैसे निकालता है। ओके। और पीडी यानी फार्माकोडायनामिक्स। ये देखता है कि दवा हमारे शरीर पर क्या असर दिखाती है। अच्छा, दवा का असर। बीए यानी बायो अवेलेबिलिटी, ये मापता है कि दवा की कितनी मात्रा हमारे खून तक पहुंच रही है। और बीई यानी बायो इक्विवेलेंस, ये देखता है कि क्या 2 अलग-अलग कंपनियों की बनाई हुई एक ही दवा एक जैसा काम करती है या नहीं। ये जेनेरिक दवाओं के लिए जरूरी होगा शायद। बिल्कुल, जेनेरिक दवाओं को अप्रूवल के लिए अक्सर बी स्टडी करनी पड़ती हैं। भारत में इन सब स्टडीज के लिए भी खास नियम है एनडीसीटी रूल्स में। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाता है, नई दवाओं के ट्रायल। सुना ये कई फेजेस यानी चरणों में होते हैं, ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही सधा हुआ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कोई भी नई दवा सीधे बाजार में नहीं आ जाती, उसे कई कह सकते हैं पड़ावों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले होता है फेज 0। फेज 0 ये बहुत ही छोटे स्केल पर होता है, शायद सिर्फ 10-15 लोगों पर, और इसमें दवा की बहुत ही कम डोज दी जाती है। इसका मकसद थेरेपी देना नहीं होता, बल्कि सिर्फ ये देखना होता है कि दवा शरीर में पहुंच भी रही है या नहीं, और थोड़ा बहुत वैसा काम कर रही है जैसा लैब में सोचा गया था। एक तरह से ये फीजिबिलिटी स्टडी है। बहुत शुरुआती जांच। हाँ। इसे एक्सप्लोरेटरी या खोजपूर्ण चरण कह सकते हैं। इसके बाद आता है फेज 1। फेज 1 ये पहली बार होता है जब दवा इंसानों को दी जाती है, आमतौर पर कम संख्या में, करीब 20 से 80 स्वस्थ वॉलंटियर्स को। स्वस्थ लोगों को, मरीजों को नहीं। हाँ, फेज 1 में अक्सर स्वस्थ वॉलंटियर्स होते हैं ताकि दवा का शरीर पर असर बिना बीमारी के प्रभाव के देखा जा सके। यहाँ मुख्य फोकस दवा की सुरक्षा, सेफ्टी पर होता है कि ये इंसानों के लिए सेफ है या नहीं, कितनी डोज सही रहेगी और शरीर दवा के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वही पीके-पीडी। अच्छा, मतलब सेफ्टी सबसे पहले। बिल्कुल। ये फेज कुछ महीनों तक चलता है। अगर दवा फेज 1 में सुरक्षित पाई जाती है, तब वो जाती है फेज 2 में। ओके, फेज 2। अब दवा उन मरीजों को दी जाती है जिनमें वो बीमारी है जिसके लिए दवा बनाई जा रही है। यहाँ पहली बार देखा जाता है कि दवा वाकई असरदार है या नहीं, और सबसे सही डोज क्या है वो भी पता लगाने की कोशिश होती है। इसमें थोड़े ज्यादा लोग शामिल होते हैं, करीब 100 से 300 मरीज। और हाँ, सुरक्षा पर नजर रखना यहाँ भी जारी रहता है। और क्या इस फेज में पता चल जाता है कि दवा काम करेगी या नहीं? सफलता दर कैसी रहती है? देखिए, यहीं पर असल चुनौती शुरू होती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि फेज 2 एक बहुत बड़ी बाधा है। करीब 70% दवाएं फेज 1 तो पार कर लेती हैं, लेकिन यहाँ आकर 3 में से 2 से ज्यादा दवाएं फेल हो जाती हैं। क्या बात कर रही है? 2/3 से ज्यादा? हाँ, यही असल में पता चलता है कि दवा में दम है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसे आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं। यहाँ फेल होना बहुत महंगा पड़ता है। तो इसकी सफलता दर सिर्फ 29% के आसपास है। बाप रे, सिर्फ 29%? ये तो वाकई बहुत मुश्किल पड़ाव लगता है। अच्छा, अगर दवा यहां से निकल गई तो?
तो वो पहुंचती है फेज 3 में। ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसमें हजारों मरीज 1000 से 3000 या कभी-कभी उससे भी ज्यादा शामिल होते हैं और अक्सर ये ट्रायल कई देशों में एक साथ चलते हैं। हजारों मरीज? हाँ, यहाँ दवा की असरदारिता यानी एफिकेसी की पुष्टि की जाती है, कंफर्म किया जाता है। अक्सर इसकी तुलना मौजूदा स्टैंडर्ड इलाज से या फिर प्लेसिबो यानी नकली दवा से की जाती है। यहाँ अलग अलग तरह की आबादी पर दवा के असर और साइड इफेक्ट्स को बहुत बारीकी से मॉनिटर किया जाता है। और यहाँ सफलता की क्या संभावना होती है? यहाँ थोड़ी बेहतर होती है। करीब 58% दवाएं जो फेज 3 में पहुंचती हैं वो सफल रहती हैं। अगर दवा यहाँ भी कामयाब रहती है तब कंपनी उसे मंजूरी के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास भेज सकती है। और मंजूरी मिल गई, दवा बाजार में आ गई, तो क्या कहानी खत्म? नहीं, अभी नहीं, एक और फेज बाकी है, फेज 4। फेज 4 अप्रूवल के बाद? हाँ, ये दवा के मार्केट में आने के बाद होता है। इसे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी कहते हैं। इसमें दवा के लंबे समय तक इस्तेमाल से होने वाले असर देखे जाते हैं, कोई रेयर साइड इफेक्ट्स हैं तो उनका पता लगाया जाता है और असल दुनिया में अलग अलग तरह के मरीजों में वो कितनी फायदेमंद है इस पर नजर रखी जाती है। इसमें हजारों लाखों लोग शामिल हो सकते हैं। वाह, तो ये तो एक बहुत ही लंबी और कड़ी प्रक्रिया है। आपने कहा प्रयोगशाला में एक आइडिया से शुरू होता है, वहां से मरीज तक दवा पहुंचने में कितना वक्त लग जाता होगा औसतन? ये सफर काफी लंबा और जटिल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि औसतन 10 से 15 साल लग सकते हैं। 10 से 15 साल? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। ये पूरी यात्रा दिखती कैसी है? मतलब स्टेज क्या है? हाँ, इसे मोटे तौर पे 5 स्टेजेस में बांट सकते हैं हम। पहला, खोज और विकास, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। इसमें वैज्ञानिक पहले बीमारी को समझते हैं, फिर शरीर में वो टारगेट ढूंढते हैं जिस पर दवा को काम करना है। फिर हजारों लाखों केमिकल कंपाउंड्स को स्क्रीन किया जाता है कि कौन सा उस टारगेट पर असर दिखा सकता है। आजकल इसमें कंप्यूटर मॉडलिंग और एआई की भी खूब मदद ली जाती है। इसमें 2-3 साल लग सकते हैं। दूसरा स्टेज है प्री क्लिनिकल रिसर्च। प्री क्लिनिकल रिसर्च जो कुछ कंपाउंड्स उम्मीद जगाते हैं उन्हें इंसानों पर टेस्ट करने से पहले लैब में इन विट्रो और जानवरों पर इन वीवो टेस्ट किया जाता है। यहाँ उनकी सुरक्षा, टॉक्सिकोलॉजी देखी जाती है और ये भी कि शरीर उन पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, ADME। ये सब गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस यानी GLP के कड़े नियमों के तहत होता है ताकि डेटा भरोसेमंद हो। इसमें करीब 2-4 साल लगते हैं। ओके, जानवरों पर टेस्टिंग। हाँ, अगर प्री क्लिनिकल नतीजे अच्छे आते हैं, सुरक्षित लगते हैं, तब आता है तीसरा स्टेज, क्लिनिकल रिसर्च। अब कंपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी से इंसानों पर ट्रायल करने की इजाजत मांगती है, जैसे भारत में CDSC और अमेरिका में FDA से। इसे इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन कहते हैं। मंजूरी मिलने पर फेज 1, 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जिनकी हमने अभी बात की। ये वही फेजेस? हाँ, फिर चौथा स्टेज है नियामक समीक्षा, रेगुलेटरी रिव्यू। फेज 3 के सफल नतीजों के आधार पर दवा कंपनी मार्केटिंग अप्रूवल के लिए अप्लाई करती है। रेगुलेटरी अथॉरिटी सारे डेटा को प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल बहुत बारीकी से जांचती है, देखती है कि दवा सुरक्षित और असरदार है या नहीं। और अगर सब ठीक रहा तो अप्रूवल मिल जाता है। और फिर आता है 5वां स्टेज, पोस्ट मार्केटिंग निगरानी, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस। दवा मार्केट में आने के बाद भी उस पर नजर रखी जाती है, फेज 4, ताकि लॉन्ग टर्म सेफ्टी और एफिकेसी का पता चलता रहे। पूरी प्रक्रिया बहुत विस्तृत है। और आपने भारत के कुछ खास नियमों का जिक्र किया था शुरू में, NDCT रूल्स। हाँ, भारत में क्लिनिकल ट्रायल और नई दवाओं के लिए न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 लागू होते हैं। ये नियम नई दवाओं, इन्वेस्टिगेशनल नई दवाओं, INDs, क्लिनिकल ट्रायल, बेबी स्टडीज और एथिक्स कमिटियों सबको रेगुलेट करते हैं। और इसमें नई दवा की परिभाषा भी काफी व्यापक है। सिर्फ एकदम नया मॉलिक्यूल ही नहीं, बल्कि मौजूदा दवा का कोई बदला हुआ रूप या 2 दवाओं का फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन या किसी दवा का कोई नया इस्तेमाल या नया डोज, ये सब भी नई दवा के दायरे में आ सकते हैं। अच्छा, और भारत में ट्रायल रजिस्टर करना भी जरूरी है शायद, CTRI। बिल्कुल, भारत में कोई भी क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने से पहले उसे CTRI, क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया में रजिस्टर करना अनिवार्य है।
ये नियम 2009 से है और 2018 से इस बात पर और जोर दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ट्रायल शुरू होने से पहले प्रोस्पेक्टिव ही हो जाना चाहिए। इससे पारदर्शिता रहती होगी। हाँ, पारदर्शिता बनी रहती है और ये पता रहता है कि देश में कौन कौन से ट्रायल चल रहे हैं। इतनी सारी बातें, इतने सारे नियम, इतने चरण, इन सब में क्वालिटी और नैतिकता कैसे सुनिश्चित की जाती है? मतलब कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड भी होगा? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए ICH-GCP इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है। ये एक तरह से क्लिनिकल ट्रायल करने की अंतर्राष्ट्रीय रूल बुक या गाइडलाइन कह सकते हैं। ICH-GCP। हाँ, इसका मकसद दोहरा है। पहला, ट्रायल में हिस्सा लेने वाले जो लोग हैं उनके अधिकारों, उनकी सुरक्षा और उनकी भलाई की रक्षा करना। और दूसरा, ये पक्का करना कि ट्रायल से जो डेटा मिल रहा है वो भरोसेमंद हो, सटीक हो, क्वालिटी वाला हो। तो ये GCP गाइडलाइंस ही तय करती हैं कि ट्रायल सही तरीके से, नैतिक तरीके से हो रहा है या नहीं। बिल्कुल। इसमें 13 मुख्य सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत नैतिकता पर आधारित हैं, जैसे हेल्सिंकी घोषणा के सिद्धांत। इनमें जोखिम और फायदे का सही संतुलन, प्रतिभागी का हित सबसे ऊपर रखना, वैज्ञानिक आधार का होना और इन्फॉर्म्ड कंसेंट जैसी बातें शामिल हैं। और ये गाइडलाइंस भी स्टैटिक नहीं है, ये समय के साथ विकसित होती रहती हैं। जैसे हाल ही में इसका नया संस्करण आया है, ICH-GCP E6R3, जो आज के ज़माने के हिसाब से रिस्क बेस्ड अप्रोच और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देता है। मतलब ये फील्ड भी लगातार अपडेट हो रहा है। बिल्कुल। अब एक सवाल मन में आता है, इतनी लंबी, इतनी महंगी, इतनी जटिल प्रक्रिया, आखिर नए दवाओं की जरूरत ही क्यों पड़ती है? जो मौजूदा दवाएं हैं, क्या वो काफी नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके कई अहम कारण हैं कि हमें लगातार नए दवाओं की खोज क्यों करनी पड़ती है। सबसे पहला और बड़ा कारण है अनमेट मेडिकल नीड्स। आज भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई संतोषजनक इलाज मौजूद नहीं है, जैसे कई तरह के कैंसर, अल्जाइमर या कई दुर्लभ बीमारियां। ये तो है। दूसरा बड़ा कारण है ड्रग रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह समय के साथ पुरानी दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हमें नए एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। सही बात है। तीसरा, हम हमेशा बेहतर सुरक्षा और असर वाली दवाएं चाहते हैं। हो सकता है कोई मौजूदा दवा काम तो करती हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हों। तो कोशिश रहती है कि ऐसी दवा बने जो उतनी ही या ज्यादा असरदार हो, पर ज्यादा सुरक्षित हो। फिर कुछ खास आबादी होती है, जैसे बच्चे या बुजुर्ग, जिनके लिए शायद मौजूदा दवाओं का फॉर्मुलेशन या डोज सही ना हो। उनके लिए खास दवाएं बनानी पड़ती हैं। और आजकल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का जोर है। ऐसी दवाएं बनाने की कोशिश हो रही है जो किसी व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप के हिसाब से ज्यादा कारगर हों। भविष्य की दवाएं। हाँ, और साथ ही नई बीमारियां और महामारियां, जैसे हमने हाल ही में कोविड-19 के साथ देखा, वो भी हमें बताती हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना होगा और तेजी से नए इलाज खोजने की क्षमता रखनी होगी। जाहिर है, जरूरत तो बहुत बड़ी है, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया के फायदे और नुकसान पर आते हैं। मतलब क्लिनिकल रिसर्च के बड़े फायदे क्या हैं और इसमें चुनौतियां क्या-क्या आती हैं? फायदे तो काफी स्पष्ट हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्लिनिकल ट्रायल, खासकर जो अच्छी तरह डिजाइन किए गए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स RCTs होते हैं, वो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कोई इलाज वाकई काम करता है या नहीं। मतलब कारण और प्रभाव का पता चलता है। हाँ, वैज्ञानिक प्रमाण। बिल्कुल। यही वो सबूत है जिसके आधार पर डॉक्टर इलाज तय करते हैं, गाइडलाइंस बनती हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटी दवाओं को मंजूरी देती है। ये साक्ष्य आधारित चिकित्सा, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की रीढ़ है। और एक फायदा ये भी है कि जो लोग ट्रायल में हिस्सा लेते हैं, उन्हें कई बार बिल्कुल नए और संभावित रूप से बेहतर इलाज का फायदा सबसे पहले मिल सकता है। ये तो हुए फायदे। और चुनौतियां, वो भी कम नहीं होंगी। खासकर वो 29% वाली बात सुनकर तो लगता है राह आसान नहीं है। हाँ, चुनौतियां भी बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो है लागत और समय। जैसा हमने बात की, 10-15 साल और अरबों डॉलर लग सकते हैं एक दवा बनाने में। ये बहुत महंगा सौदा है। दूसरी बड़ी चुनौती है उच्च विफलता दर। ज्यादातर दवाएं जो लैब में या शुरुआती फेज में अच्छी लगती हैं, वो आखिरकार बाजार तक पहुंच ही नहीं पाती। खासकर फेज 2 और 3 में फेल होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। हाँ, वो 29% और 58% वाले आंकड़े। बिल्कुल। इसके अलावा ट्रायल के लिए सही प्रतिभागी ढूंढना
और उन्हें पूरे ट्रायल के दौरान बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। लोगों को शामिल करना, उनकी सहमति लेना और ये सुनिश्चित करना कि वो बीच में ट्रायल ना छोड़ें। ये भी मुश्किल काम होगा। हाँ, और बेशक नैतिक जटिलताएं हमेशा रहती हैं। आपको हमेशा ये संतुलन बनाना होता है कि विज्ञान को आगे बढ़ाना है, लेकिन प्रतिभागियों की सुरक्षा और अधिकारों से कोई समझौता नहीं करना है। एक और चुनौती है जनरलाइजेबिलिटी, मतलब ट्रायल में जो नतीजे आते हैं वो क्या असल दुनिया के सभी मरीजों पर लागू होंगे? क्योंकि ट्रायल में शामिल होने वाले लोगों के कुछ खास क्राइटेरिया होते हैं, वो शायद आम मरीजों से थोड़े अलग हो सकते हैं। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। तो अब ये समझते हैं कि इस पूरी विशाल जटिल प्रक्रिया में कौन-कौन लोग या संस्थाएं मुख्य भूमिका निभाते हैं? कौन है की प्लेयर्स? इसमें कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनके बिना ये काम हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो प्रायोजक, स्पॉन्सर। ये वो कंपनी, अक्सर फार्मा या बायोटेक कंपनी, संस्था या व्यक्ति होता है जो ट्रायल को शुरू करता है, उसका मैनेजमेंट देखता है और उसका सारा खर्चा उठाता है, मतलब फाइनेंस करता है। क्वालिटी सुनिश्चित करना, निगरानी रखना, ये सब प्रायोजक की जिम्मेदारी है। हाँ, वो ये काम किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर सकते हैं, जिसे सीआरओ कहते हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी प्रायोजक की ही रहती है। ओके, स्पॉन्सर। फिर आते हैं अन्वेषक, इन्वेस्टिगेटर और उनकी साइट टीम। ये वो डॉक्टर या रिसर्चर होते हैं जो असल में क्लिनिकल साइट पर, जैसे हॉस्पिटल या क्लिनिक में, ट्रायल को कंडक्ट करते हैं। मरीजों की देखभाल करना, उनसे सहमति लेना, प्रोटोकॉल फॉलो करना, सेफ्टी की रिपोर्टिंग करना और डेटा सही रिकॉर्ड करना, ये सब इनकी मुख्य जिम्मेदारी है। डॉक्टर और उनकी टीम। हाँ, फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है एथिक्स कमेटी की, जिसे IRB भी कहते हैं। ये एक स्वतंत्र कमेटी होती है। इसमें डॉक्टर, वैज्ञानिक और आम लोग भी शामिल होते हैं जिनका ट्रायल से कोई सीधा संबंध नहीं होता। स्वतंत्र कमेटी? हाँ, इंडिपेंडेंट। इनका काम ये देखना है कि ट्रायल नैतिक रूप से सही है या नहीं, प्रोटोकॉल ठीक है या नहीं, और सबसे जरूरी कि ट्रायल में हिस्सा लेने वाले लोगों के अधिकारों और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। ये ट्रायल शुरू होने से पहले उसे अप्रूव करते हैं और ट्रायल के दौरान भी लगातार उस पर नजर रखते हैं। भारत में इनका रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी भूमिका हुई। और कौन है? पहले है नियामक प्राधिकरण, रेगुलेटर्स। ये सरकारी संस्थाएं होती हैं, जैसे भारत में CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके हेड DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अमेरिका में FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। यूरोप में EMA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है। इनका काम है क्लिनिकल ट्रायल करने की इजाज़त देना, नियमों का पालन करवाना, साइट्स का इंस्पेक्शन करना और आखिरकार दवा को मार्केट में लाने के लिए मंजूरी देना, और बाद में भी सेफ्टी पर नज़र रखना। सरकार की निगरानी। हाँ, फिर एक भूमिका मॉनिटर या CRA, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की होती है। ये अक्सर प्रायोजक या CRO की तरफ से होते हैं। ये लोग ट्रायल साइट्स पर जाकर चेक करते हैं कि सब कुछ प्रोटोकॉल और नियमों के हिसाब से हो रहा है या नहीं, डेटा सही रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, और प्रतिभागियों की सुरक्षा बनी हुई है या नहीं। अच्छा, चेकिंग करने वाले। ये होती है। ये भी एक स्वतंत्र कमेटी होती है जो ट्रायल के दौरान आने वाले सेफ्टी और एफिकेसी डेटा को देखती रहती है और जरूरत पड़ने पर ट्रायल को रोकने या बदलने की सलाह दे सकती है। वाह, तो ये सब मिलकर इस जटिल पहेली को जोड़ते हैं। आपने एथिक्स कमेटी और नैतिकता की कई बार बात की। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा लगता है। क्या इसमें कुछ बुनियादी नैतिक सिद्धांत हैं जिनका पालन करना ही होता है? हाँ, बिल्कुल। क्लिनिकल रिसर्च में नैतिकता सबसे केंद्रीय मुद्दा है, क्योंकि आप इंसानों पर शोध कर रहे हैं। स्रोत भी इस पे जोर देते हैं। एक बेसिक सवाल हमेशा रहता है, दूसरों की भलाई के लिए किसी एक व्यक्ति को जो ट्रायल में हिस्सा ले रहा है, उसे थोड़े से भी जोखिम में डालना कब नैतिक रूप से सही ठहराया जा सकता है? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, इसी के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए गए हैं जो GCP गाइडलाइंस और हेल्सिंकी घोषणा जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में मिलते हैं। 4 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है व्यक्ति की स्वायत्तता का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने बारे में फैसला लेने का अधिकार है। इसी से सूचित सहमति का सिद्धांत निकलता है। व्यक्ति को पूरी जानकारी दो और उसे बिना किसी दबाव के फैसला लेने दो। सहमति सबसे जरूरी। हाँ, दूसरा है भलाई करना,
बेनिफिसेंस, यानी शोध का मकसद अच्छा होना चाहिए, फायदे ज्यादा से ज्यादा हों और नुकसान कम से कम हो। हमेशा जोखिम और लाभ का एक अनुकूल संतुलन होना चाहिए। तीसरा है नुकसान न पहुंचाना, नॉन मेलेफिसेंस। ये हिपोक्रेटिक ओथ का भी हिस्सा है, डू नो हार्म। शोधकर्ताओं की पहली जिम्मेदारी है कि वो प्रतिभागियों को किसी भी तरह के अनावश्यक जोखिम से बचाएं। कोई नुकसान नहीं। और चौथा है न्याय, जस्टिस। इसका मतलब है कि शोध के फायदे और बोझ का बंटवारा समाज में निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारा जोखिम किसी एक कमजोर वर्ग पर डाल दिया जाए और फायदा किसी और को मिले। खासकर जो वल्नरेबल लोग हैं, जैसे बच्चे, कैदी, ये मानसिक रूप से अक्षम लोग, उनका शोषण नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये सिद्धांत तो किसी भी अच्छे समाज के लिए जरूरी लगते हैं। बिल्कुल, और क्लिनिकल रिसर्च में इनका पालन करना अनिवार्य है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा और फोकस भारत पर करें, तो यहाँ अगर किसी को क्लिनिकल ट्रायल करना है तो उसकी मुख्य जरूरतें क्या हैं? एक चेकलिस्ट की तरह बता सकती हैं। हाँ बिल्कुल, भारत में एनडीसीटी नियम 2019 और आईसीएमआर की गाइडलाइंस के तहत कुछ चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी हैं। एक मोटी-मोटी चेकलिस्ट बना सकते हैं ट्रायल शुरू करने से पहले। सबसे पहले आपको एक रजिस्टर्ड एथिक्स कमेटी EICEC से अप्रूवल लेना होगा। ये कमेटी एनडीसीटी नियमों या DHR NECRPHR के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, ट्रायल को CTRI में ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा, और वो भी प्रिस्पेक्टिवली, यानी पहला मरीज एनरोल करने से पहले आपको एक CTRI नंबर मिलेगा। अगर ये नई दवा या IND का ट्रायल है तो CDCO से भी परमिशन लेनी होगी, जो फॉर्म CT04 या CT06 में मिलती है। ये सब पहले करना होगा। हाँ, ये सब भर्ती शुरू करने से पहले, फिर ट्रायल के दौरान। पूरा ट्रायल ICH, GCP, NDCT नियमों और जो अप्रूव्ड प्रोटोकॉल और SOPs हैं, उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। नियमित निगरानी, मॉनिटरिंग जरूरी है, जैसा हमने डिस्कस किया। और अगर कोई गंभीर प्रतिकूल घटना, SAE या सुसार, संदिग्ध अप्रत्याशित गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, तो उसकी रिपोर्टिंग तय समय सीमा के अंदर रेगुलेटर, CDSCO और एथिक्स कमेटी दोनों को करनी होगी। कंपनसेशन के भी नियम है। रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। और ट्रायल खत्म होने के बाद स्टडी पूरी होने पर एक विस्तृत क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट CSR बनानी होगी। नतीजों को CTRI पर और जरूरत अनुसार पब्लिश करना होगा। प्रतिभागियों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे पोस्ट ट्रायल एक्सेस या मुआवजा, वो नियमों और EC की शर्तों के अनुसार पूरी करनी होंगी। और अगर दवा को मंजूरी मिल जाती है तो पोस्ट मार्केटिंग निगरानी फेज 4 भी करनी पड़ सकती है। और कठिन यात्रा, इसमें कौन कौन शामिल होता है, नैतिकता के क्या मायने हैं और भारत में क्या खास नियम कायदे हैं। वाकई ये एक बहुत ही जटिल लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? मेरे लिए तो सार यही है कि नई दवाएं और नए इलाज हम तक पहुंचाने के लिए ये प्रक्रिया न सिर्फ जरूरी है बल्कि अनिवार्य है, लेकिन ये उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। इसमें शामिल हर व्यक्ति, खासकर वो जो वॉलंटियर करते हैं, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकार, उनका सम्मान सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विज्ञान, नैतिकता और नियमों के बीच एक बहुत ही महीन संतुलन साधने जैसा है। और भविष्य को देखते हुए एक दिलचस्प सवाल मन में आता है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जैसी नई तकनीकों की बात की, जो दवा खोजने और बनाने की रफ्तार को शायद तेज कर सकती हैं। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि ये नई तकनीकें इस संतुलन को कैसे बदलेंगे? क्या हम प्रगति की रफ्तार बढ़ाने के चक्कर में जो इतने सालों में हमने सुरक्षा और भरोसे के जो उपाय बनाए हैं, उनके साथ कोई समझौता तो नहीं कर बैठेंगे? या फिर ये तकनीकें हमें ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा असरदार और शायद ज्यादा तेजी से दवाएं बनाने में मदद करेंगी, बिना नैतिकता से समझौता किए? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है। सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु। भविष्य में तकनीक और नैतिकता का ये संगम किस दिशा में जाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही।